नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बेहद खास था। उत्तर प्रदेश का इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा बजट लगभग 9.12 लाख करोड़ का बजट ये पेश हुआ है, जिसमें सुरेश खन्ना ने इस बात का दावा किया है कि इसमें किसान से लेकर जवान तक हर एक पक्ष का ध्यान रखा गया है। यूपी विधानसभा में पेश किया गया है बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश किया है। 9,12,696 करोड़ का बजट पेश हुआ है। यूपी के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट है ये। उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए, 27 में जीत की आस के लिए और अंतिम प्रयास के लिए यह आखिरी बजट, दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट, जिसमें प्रयास है, आस है, विश्वास भी है कि इस नवाचार को, इस सुधार को जनता अपनाएगी, इसे राखों पर बिठाएगी। मुख्यमंत्री मात्र सुरक्षा संकल्प योजना को और सघनता से चलाया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों तथा महिला उद्यमियों द्वारा उत्पादित माल की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना पर कार्य किया जा रहा है। डीजल आधारित नलकूपों को सौर ऊर्जा आधारित किया जाएगा। कृषि वितरण और निर्यात को बढ़ावा देने की योजना लाई जाएगी। त्वरित आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना लाई जा रही है। विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज परियोजना के अंतर्गत एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना कराई जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण के रूप में जन विश्वास सिद्धांत के आधार पर उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग आदि कार्रवाइयों को और अधिक सहज और सुगम बनाया जाएगा। प्रदेश में डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप योजना पर कार्य किया जाएगा। मान्यवर जहां अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश और अवस्थापना विकास का महत्वपूर्ण योगदान है, वहीं प्रदेश की युवा जनशक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान करने, उन्हें रोजगार के लिए सक्षम बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री तो चलिए, मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ में पल्लवी सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं। आप बीजेपी से, बहुत स्वागत है पल्लवी जी आपका। डॉक्टर राकेश प्रजापति हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। रणविजय सिंह प्रवक्ता हैं, माफ कीजिएगा, प्रवक्ता नहीं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रणविजय जी, बहुत स्वागत है आपका भी। शुरुआत देखिए, सत्ता पक्ष ने बजट घोषित करके कर दी है, तो जरूरी है कि रिएक्शन पहले हम विपक्ष से ले लें। यानी कि डॉक्टर राकेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, कितना पसंद आया आपको ये बजट? क्योंकि सुरेश खन्ना तो विधानसभा के अंदर बोलते नजर आए कि यही जुनून है, यही ख्वाब है मेरा, दिया जलाकर रोशनी कर दूं जहां अंधेरा है। तो रोशनी हुई कि नहीं हुई? पूजा जी, रोशनी उस दिन मानेंगे हम उत्तर प्रदेश में जिस दिन इस प्रदेश के 18 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देना ये बंद कर देंगे, तब ये असली रोशनी आएगी ना। आज आपका बजट 9 लाख करोड़ का जरूर हो गया, लेकिन आपके अभी भी 18 करोड़ परिवार 5 किलो राशन पर जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो इतने बड़े बजट का क्या फायदा? हकीकत क्या है? हकीकत सब लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, शिक्षा मित्र ले लीजिए, लाखों संविदा कर्मचारी उत्तर प्रदेश के अंदर है। आप बताइए पूजा जी, रसोईया जो उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक विद्यालयों में काम करती हैं, मात्र 2,000 रुपए महीने का मिलता है, मात्र 2,000 रुपए, मात्र 66 रुपए एक दिन का मिलता है। क्या उनके लिए क्या किया इस सरकार ने? शिक्षा मित्रों को और आपकी सरकार में ये अमाउंट क्या था? पिछले 10 सालों से अच्छा वही था, 2000 से ही था। 2000 से ही इन्होंने 10 साल में एक भी नहीं बढ़ाया। शिक्षा मित्रों को 10,000 समाजवादी पार्टी की सरकार में परमानेंट किया गया था, स्थायी किया गया था। उन्हें उनको क्या स्थिति ला करके कर दी। और पिछले 10 सालों से पूजा जी 1 रुपया उनका नहीं बढ़ाया, 1 रुपया नहीं बढ़ाया।
और बता रहा हूँ, पंचायत सहायक 6,000 रुपए पर लगाए थे, 6,000 रुपए पर ही आज तक कार्य कर रहे हैं। आशा बहनें मुश्किल से 3-4 हजार रुपए मानदेय मिलता है, 1 रुपए की वृद्धि पिछले 9 सालों में नहीं की गई है। रोजगार सेवक जिन्हें मात्र 3 से 4 हजार रुपए मिलते हैं। और आपको और बताऊं, अभी SIR की ड्यूटी में से 50% जो है रोजगार सेवक लगे हुए हैं। पिछले 3 सालों से उन्हें कोई मानदेय नहीं मिला है। और बढ़ाने की बात की जाए तो पिछले 9 सालों में 1 रुपए का मानदेय नहीं बढ़ाया गया है। अनुदेशकों का 7,500 ठीक है, रुपए मिलता था। ठीक है, 7,500 मैं समझ गई, मैं समझ गई, मैं समझ गई, मैं समझ गई। आपको रोशनी नजर नहीं आ पा रही है। मैं समझ गई सर, मैं समझ गई कि वो दिया जलाकर रोशनी करना चाह तो रहे हैं, लेकिन वो चाहत आपके दिल तक पहुंच नहीं पा रही। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ आपके पास। पल्लवी सिंह जी से भी एक बार समझ लेते हैं सर, पल्लवी सिंह जी से भी समझ लेती हूँ मैं एक बार, ओपनिंग रिमार्क हो जाए। पल्लवी जी, आप कैसे देखती हैं इस बजट को? आपकी सरकार का ये अंतिम बजट इसको अखिलेश यादव ने कहा है, क्योंकि वो तो मान के चल रहे हैं कि 27 में सरकार बदलने जा रही है। अंतिम बजट बोला है, हालांकि उन्होंने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट नहीं बोला, उसमें उन्होंने बस ये बोला कि अंतिम बजट अपना पेश कर लें। इसको मैंने ऐसे डिकोड किया है, बोले। देखिए पूजा जी, इस कार्यकाल की बात हो रही है और यदि बजट को आप देख रहे हैं, जैसे केंद्रीय बजट आया था जो आमजन को पूरी तरीके से समर्पित था, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का जो बजट आया है वो भी आमजन को समर्पित है। सभी वर्गों के लिए इसमें कुछ ना कुछ है, चाहे वो निम्न वर्गीय हो और या फिर मध्यम वर्गीय हो। और जो हमारे समाज के जो महत्वपूर्ण 4 स्तंभ हैं, महिला, किसान, युवा और गरीब, इनको ध्यान में रख के बजट बनाया गया है, बजट पेश किया गया है। और हमारी सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश में जो भी सर्वांगीण विकास हुआ है, चाहे वो कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो, अवस्थापना का सुविधाओं का विस्तार हो, औद्योगिक निवेश हो, रोजगार सृजन हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो या युवाओं का कौशल संवर्धन हो, किसानों की बात कर लें, गरीबी उन्मूलन की बात कर लें। आपने देखा कि योगी सरकार में 6 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। अभी बोल रहे थे कि अनाज देना बंद कर देंगे। देखिए, अनाज देने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कोविड के समय बहुत ही बड़ी खाई आ गई थी, उस समय बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ गया था। और उस खाई को भरने के लिए कि जिन लोगों के घर में अनाज भी नहीं है, जिससे उनको भरपेट 2 समय का भोजन नहीं मिल पा रहा था, उस चीज को सही करने के लिए कि उनको एक लेवल पे लाया जाए, उनको एक जो स्तर है, जो गरीबी रेखा का स्तर है, उसके लेवल से ऊपर लाया जाए, इसलिए इस योजना की शुरुआत हुई। तो ये डॉक्टर राकेश जी ये चीज नहीं समझ रहे और इसमें बहुत हद तक योगी सरकार कामयाब भी हुई है। और ये दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है जो उन्होंने बोला है। और बिल्कुल 2027 में हमारी सरकार बिल्कुल आ रही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और ये बजट आपने देखा कि मैंने पहले भी बोला था चैनल्स पे कि जो हमारा पिछला मैं एक बात का जिक्र आपसे करना चाहूंगी पल्लवी जी। पल्लवी जी, जब केंद्रीय बजट पेश हुआ था तब भी, जब आम बजट पेश हुआ था तब भी मैंने इस सवाल को पूछा था। अब यूपी के बजट में भी मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। जहां जहां बीजेपी की सरकार है और बजट पेश होता है, मैं कोड कर रही हूं बकायदे, जहां जहां बीजेपी की सरकार है और बजट पेश होता है, वहां पर आप एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इतने लाख की ग्राउंड ब्रेकिंग आ गई। ग्राउंडिंग हो कहां रही है? नहीं, देखिए, अभी कुछ दिन पहले नहीं, पिछले साल ही यहाँ पे जेके 50 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो गए, ग्राउंडिंग कहां हो रही है? बिल्कुल नहीं, आप देखिए पहले से साइन हो रहे हैं, उसके बाद वो चीज धरातल पे उतर भी रही है। आपने नहीं देखा कितनी सारी नई इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे आई हैं जिन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है। आप रक्षा उपकरणों की बात कर ले, जेके सीमेंट की बात कर ले, कितनी सारे कंपनीज हैं जो पहले निवेश नहीं कर रही थी, जिन्होंने निवेश करना शुरू किया है। तो ये सारी चीजें जो है उनके बारे में ओवरऑल बताया जाता है कि इतने एमओयू साइन हुए, उसके बाद धीरे धीरे, देखिए इमीडिएटली उस पर एक्शन नहीं जाता, धीरे धीरे होता है। और आपको भी पता है कि 2017 से पहले और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कितना रोजगार जो है सृजन हुआ है, कितने नई व्यापारी यहाँ पे इन्होंने जो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया है। एक बार मैं रणविजय जी से समझ लेती हूँ। रणविजय जी, पल्लवी जी कह रही हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवत फल होए। ऋतु कब आएगी? 27 के बाद? अगला टेन्योर और चाहिए? देखिए पूजा जी, एक तो बहुत साफ है कि जो ये बजट आते हैं और
जाते हैं, इन बजटों से सरकारें न बनती हैं, कम से कम स्टेट गवर्नमेंट में, राज्यों में इन बजटों से सरकारें न बनती हैं और न ही जाती हैं। यदि सरकारें इन बजटों से बनती होती तो राकेश जी बैठे हैं, इनकी सरकार 5 साल चली थी, इनकी पार्टी की, अखिलेश जी की, उन्होंने भी 5 साल बजट दिए थे और उनमें दावे किए थे कि भाई बहुत अच्छा बजट है, सबके लिए है, लेकिन सरकार चली गई। पूर्व में बसपा की भी सरकार थी। तो बजटों से नहीं सरकारें बनती हैं, सरकारें बनती हैं आप जो कुछ भी ला रहे हैं वह जनता के लिए फील्ड पर डिलीवरी कितने अच्छे तरीके से कर पाते हैं, हो पाती है, जनता आपसे कितना जुड़ पाती है। तो बजट ठीक है, एक बहुत बड़ा बजट है। आपने बताया कि 9.12 लाख करोड़ का है। सभी सरकार का जो दावा है भाई सभी वर्गों के लिए है, तो ठीक है, सबके सभी पक्षों के लिए कुछ ना कुछ उस बजट में है। हाँ, कुछ चीजों का जिक्र जरूर मैं करना चाहता हूं इस प्लेटफॉर्म पर आपके। उत्तर प्रदेश में जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में सरकार बनी, उस वक्त हिंदी पट्टी के जितने राज्य थे उन सब राज्यों की गिनती पिछड़े राज्यों में हुआ करती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश बीते 9 वर्षों में हिंदी पट्टी के राज्यों से अपनी पहचान अलग बनाने में सफल हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। यह इकलौता ऐसा प्रदेश है जिसने अपने खर्चे पर इतनी बड़ी संख्या में एक्सप्रेस वे बनवाए और कुछ पे बनवाने की योजना कार्य रूप में परिणत होनी है, जिसकी घोषणा सरकार और दूसरी बात रणविजय जी, जब आप ये बोल रहे हैं तो मुझे योगी आदित्यनाथ का वो स्पीच याद आ रहा है जिसमें अलग अलग मंचों पर वो मौजूद होते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि बजट की कोई कमी नहीं है, बजट की कोई कमी नहीं है, आप आइए, अपना विश्वास प्रदेश में दिखाइए, हम आपके साथ में इन्वेस्ट करेंगे। और ये एक कॉन्फिडेंस मुख्यमंत्री के अंदर, ये जो बाहर से जो उद्यमी आते हैं वह यह देख करके नहीं आते कि आपके पास पैसा है कि नहीं है, वह यह देख करके आते हैं कि हम जिस राज्य में जाएंगे, पैसा लगाएंगे, हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा, हम वहां जाएंगे तो सुरक्षित लौट कर चले आएंगे कि नहीं चले आएंगे। तो ये आपका जो काउंटर रहेगा, सुरक्षा का राकेश जी, का मामला है, ये योगी सरकार की यूएसपी है, ये योगी सरकार की यूएसपी है। सब काम पीछे हो गए थे 2022 के चुनाव में, केवल इसी एक मुद्दे पर योगी सरकार दोबारा जीतकर आई। सीटें कम हो गई, ये सही है, लेकिन जीत कर लौटी थी, तो यही एक इकलौता मुद्दा था जो सुरक्षा का था। राकेश जी बोले, राकेश जी, तो इकलौता मुद्दा सुरक्षा का। पूजा जी अभी रणविजय जी खुद ही कह रहे थे और आपने भी ये 1-2 क्वेश्चन किए, दोनों की एक ही बात थी कि आखिर इतना लंबा बजट, मेरी बात समझिए राकेश जी, मेरी बात समझिए सर, मेरी बात समझिए। ये सवाल मैं पूछ पा रही हूं क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये आप समझ रहे हैं? सवाल इसलिए मैं पूछ पा रही हूं क्योंकि इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आपसे सवाल पूछते कैसे, आप में तो आ ही नहीं रहा था, विश्वास कोई जता ही नहीं रहा था, कैसे पूछते सर? ये सवाल मैं पूछ रही हूं कि पैसा आया तो दिखाइए कहां गया, पूछ रही हूं ना सर, तो मतलब पैसा आया है। पूजा जी सुन लेंगे, खुश बहुत जल्दी हो जाते हैं, बोलिए। सुन लेंगे ना। सन 2016 में समाजवादी पार्टी ने लास्ट बजट प्रस्तुत किया था, 2016 में 3 लाख करोड़ का बजट था, 3 लाख करोड़ का, इतना आपको भी पता होगा, देख लीजिएगा, 3 लाख करोड़ का। अब मैं पूछना चाहता हूँ 3 लाख करोड़ रुपए के बजट के समय पर उस समय पेट्रोल का रेट क्या था, डीजल का रेट क्या था, उस समय सोने का रेट क्या था, उस समय चांदी का रेट क्या था, गैस सिलेंडर कितने का मिलता था, आज ये सब चीजें भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ पहुंचा दी, सोना 1.5 लाख, सोना देश की इकोनॉमी कहाँ पर थी, प्रति व्यक्ति आय कहाँ पर थी, देश पे डेब्ट कितना था, प्रदेश पे डेब्ट कितना था,
पर कैपिटा इनकम में क्या वृद्धि हुई है उत्तर प्रदेश में? कोई वृद्धि नहीं हुई है पर कैपिटा इनकम में। बता दीजिए आप, पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होनी चाहिए नहीं चाहिए? पल्लवी जी देंगे इसका जवाब। पल्लवी जी जब बजट बढ़ रहा है, जब आय बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, मेरा भी कंसर्न ये है, तो उत्तर प्रदेश का नागरिक क्यों नहीं बढ़ रहा है? सब कुछ बढ़ रहा है तो नागरिक क्यों नहीं बढ़ रहा है? यही तो मैं पूछना चाहती हूँ कि नागरिक कैसे नहीं बढ़ रहा है? नागरिक तो बढ़ ही रहा है। आप देखिए प्रतिवर्ती आय भी देख लीजिए, आप पहले की इकोनॉमी, अब की इकोनॉमी, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। अब जो है आपके लोग यहाँ पे अपना रोजगार देख रहे हैं। फिगर्स में बताइए, फिगर्स में स्टार्टअप यूनिकॉर्न बोलने देंगे राकेश जी, तभी तो बोलूंगे ना। स्टार्टअप यूनिकॉर्न में इंडिया किस नंबर पे है? अभी यहाँ पे लोग अपना खुद का व्यापार खोल रहे हैं, जिसके लिए सरकार पूरी तरीके से मदद कर रही है। पहले की तरह नहीं, पहले तो यहाँ व्यापारी आने में, निवेश करने में कतराते थे, उनको रंगदारी का डर था। आप अपने विकास के कार्य बताते हैं, आपके विकास के कार्य सिर्फ लखनऊ तक सीमित थे, रामपुर तक सीमित थे या सैफई तक सीमित थे। उत्तर प्रदेश, अभी योगी सरकार की बात करें तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी जिले का नाम ले लीजिए, हर जिले का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। चाहे आप अयोध्या की बात कर लीजिए, अयोध्या के आप लोगों से पूछ लीजिए, मैं भी वहीं की रहने वाली हूँ, वहीं पास में मेरा घर है। 5,000 से 6,000 लोग वहां पे जाते थे दर्शन करने के लिए। आज की यदि बात करें तो लाखों लोग दर्शन करने प्रतिदिन जाते हैं। ये अंतर आया है। आप काशी की बात कर लीजिए, आप मथुरा की बात कर लीजिए, आप कन्नौज की बात कर लीजिए, सहारनपुर की बात कर लीजिए, मैं हर जिले का नाम बता सकती हूँ। और अगर आप समाजवादी पार्टी से बात करेंगे, ये क्या बताएंगे? हमने इकाना बनवाया, हमने ये बनवाया, हमने शहीद पथ बनवाया, हमने ये बनाया। आप इनके मुंह से ये नहीं सुनेंगे आप कि आप लखनऊ के बाहर या रामपुर के बाहर या सैफई के बाहर आपने क्या बनवाया। राकेश जी काउंटर रहेगा आपका, बोलिए। काउंटर है आपका, बोलिए। कितनी चीनी मिलें थी आपके समय में बंद हो गई थी, हमने उन चीनी मिलों को रिवाइव किया। 41 चीनी मिलें थी और कितनों का जो है उसमें उनकी जो क्षमता थी वो कम थी, उसको बढ़ाने का काम किया है। गन्ना किसानों पर रिकॉर्ड राकेश जी क्या कह रहे हैं? जवाब ले लीजिए। इनकी कोई एक योजना, देखिए जब समाजवादी पार्टी थी, कन्या जब इंटर करके जाती थी तो 30,000 रुपए सीधे कन्या के खाते में जाते थे। ऐसी कोई योजना इनके पास है? लेकर के आए। बच्चा जब इंटर पास करता था, हाई स्कूल पास करता तो सीधे उसे लैपटॉप दिया जाता था। कोई ऐसी योजना इनके पास है? जब हाई स्कूल की लड़कियां पास करती थी तो उन्हें सीधे साइकिल दी जाती। ऐसी कोई योजना इनके पास है? कोई ऐसी योजना जिसका सीधा सीधा लाभ किसी व्यक्ति को मिल रहा हो? अब मैं ये कहने लगूं कि सीधे वहां ये हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। मैंने कई लोगों के नाम बताए, शिक्षा मित्र बताए, रोजगार सहायक बताए, शिक्षा प्रेरक बताए, अनुदेशक बताए, रसोईया बताए, आशा बहनें बताई। और पल्लवी जी फिंगर रेज कर रही हैं। काउंटर है पल्लवी जी, बोलिए पल्लवी जी, बोलिए। एक मिनट पूजा जी, कन्या सुमंगला योजना का नाम सुना है आपने? ये बताया किसी बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसकी नीतियों को मजबूत किया है सरकार ने। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई है। ये किसने चलाई? इसलिए भी आर्थिक मदद मिलती है। बच्ची के जन्म से लेके उसकी पढ़ाई के साथ साथ 10वीं 12। अब आप बीच बीच में बोलते रहेंगे तो मैं कैसे आपको आंसर करूंगी भाई। इसके अलावा मिशन शक्ति, ड्राइविंग माई ड्रीम, इसके तहत बच्चों को ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। ये कन्याओं के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम है। कन्या संबंधित जागरूक कार्यक्रम किए जा रहे हैं अलग अलग प्रदेश के पूरे अलग अलग जिलों में। तो ये सारे ये बेटियों के लिए ही है। ये शायद अपनी सुनोगे कि ये योजना कर रही है। हमारे यहाँ बेटियों के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कार्यक्रम चल रहे हैं। उनको आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं कि यदि कोई उन पे अटैक करे तो किस तरीके से अपनी रक्षा कर सकते हैं। उनको ड्राइविंग सिखाई जा रही है। हर तरीके से उनको सशक्त बनाने के लिए काम किया जा रहा है। आपके समय में नहीं कि 6 बजे के बाद महिलाएं, बच्चियां बाहर निकलने से डरती थी और इनको अपनी आगे की फर्दर स्टडीज के लिए, उनको आगे जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए प्रदेश छोड़ के बाहर जाना पड़ता था। दिल्ली, एनसीआर या बैंगलोर या मुंबई का रुख करना पड़ता था। इन चीजों में फर्क आया है। रणविजय जी, बात की जाए तो ये बहस सत्ता पक्ष और विपक्ष की चलती रहेगी सर। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ये बहस चलती रहेगी। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, दो तीन पॉइंट्स इसमें मैं कोड करूंगी। सुन लीजिए प्रजापति जी, सुन लीजिए राकेश जी सुन लीजिए सर, मेरे भी सुन लीजिए सर। रणविजय जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए 2-3 पॉइंट्स का इसमें मैं जिक्र करूंगी। पहला,
सबसे पहला इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन फूड, अब जिसको लेकर के वन डिस्ट्रिक्ट वन फूड जैसे ओडीओपी को अब आम बजट में भी माफ कीजिएगा आम बजट में अपनाया गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को अपनाया गया है आम बजट में, ये पूरे देश के लिए लागू किया गया है। अब योगी आदित्यनाथ उस लीग से हट करके आगे बढ़े हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन फूड उन्होंने किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? प्लस मैं यहां पर डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप का भी जिक्र करूंगी। अब यूपी को डिजिटली जो अखिलेश यादव लगातार निशाना साधते रहे हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर कि वो मंत्र अच्छे बोल सकते हैं, किसी अलग योजना का जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन डिजिटली उत्तर प्रदेश किस तरीके से सशक्त हो इस बजट में वो रिफ्लेक्शन नजर आता है। एआई को लेकर के 225 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और साथ में बच्चों को अभी जो जनजीज हैं और उसके अलावा जो भी जनरेशन आ रही हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, ये दोनों चीजों को आप कैसे देखते हैं? सर मैं चाहूंगी इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कीजिए प्लीज, और माटी कला को भी इंक्लूड कर लीजिएगा, उसके लिए भी 15 करोड़ रुपए रखे हैं सर। जी जी, मैं एकदम हाईटेक और एकदम लोएस्ट को चाहती हूं कि आप ब्रीफ करें। हाँ हाँ, आपने बहुत अच्छी योजनाओं का जिक्र किया और जमीन पर धरातल पर उनके प्रभाव दिखे। मैं फिलहाल प्रयागराज में हूं, यहाँ कास मूज की सब जिनको आप गांव में कहती होंगी, कोई दुनका कहता, कोई कुछ कहता, कोई दौरी कहता, या अलग अलग गांव में अलग अलग उनके नाम है इलाकों में। कूड़े के भाव लोग नहीं पूछते थे, बिल्कुल। जो बनाने वाले हैं उनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम परिवार हैं, यही नैनी के पास में सब रहते हैं, लाभान्वित होने वाले भी वही हैं, लेकिन अब उनके वह उत्पाद प्रयागराज शहर के अंदर नहीं, प्रदेश नहीं, देश के विभिन्न हिस्सों में, देश के बाहर भी जाते और उनको उनकी मेहनत का अच्छा पैसा मिल रहा है। ऐसे ही प्रदेश के अन्य जनपदों में भी एक जिला एक उत्पाद के बहुत शानदार परिणाम आए। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अपना सामान बना करके अगल बगल कहीं बेचा करते थे, उनको एक मार्केट मिल गई, सरकार ने उनको एक बाजार मुहैया करा दिया, उनकी मेहनत का उनको अच्छा पैसा मिलने लगा। कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिले की अपनी कोई मिठाई की पहचान न हो, किसी कहीं का समोसा है, कहीं की टिकिया है, कहीं की रबड़ी है, कहीं का रसगुल्ला है, कहीं का गुलाब जामुन है, कहीं कुछ है। तो हर जिले की अपने अपने कुछ विशिष्ट उत्पाद हैं मिठाई के, अन्य खाद्य पदार्थ भी हैं। तो इस योजना से उनको, उनमें कोई बहुत धन्ना सेठ काम नहीं करता है, गरीब तबके के लोग, छोटे छोटे कारोबारी लोग काम करते हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं काम करती हैं, नए लड़के काम करते हैं, सबको कुछ ना कुछ उससे लाभ होता है, हो रहा है। डिजिटली भी सरकार ठीक काम कर रही है, लेकिन जिस तरह से काम करने की जरूरत थी, जो बीते 9 सालों में इसके जो परिणाम आने थे, वह अभी पूरी तरह से जमीन पर आए नहीं। हाँ, एक और उसकी ग्राउंडिंग में कई सारे लूप होल्स भी मुझे समझ में आते हैं रणविजय जी। जो जमीन है, भूमि, पूजा जी, जो भूमि है, गांव में जमीन को लेकर बहुत मारपीट, लड़ाई झगड़ा, मुकदमा होता था, हत्याएं भी उस मामलों में होती थी। सरकार उस मामले में बहुत बढ़िया काम कर रही है। उसमें सबकी जमीन के, अब आप ऑनलाइन अपनी सब जमीन का पूरा विवरण निकाल सकती, डाउनलोड कर सकती है, और अभी कर दिया जो जमीनों में खरीद बिक्री में धोखाधड़ी होती थी उसको आधार से लिंक कर दिया। तो ठीक है, उसका ठीक है, अभी ये तो हमने पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर ली रणविजय जी। अब आप बजट के मुझे 2 से 3 ऐसे लूप होल्स बताइए, कमियां बताइए जिन पर सरकार का फोकस नहीं गया है और जाना चाहिए था। आपको क्या लगता है? मुझे गंगा मिसिंग लगती है सर। नहीं, मेरी बात सुने, मैं कुछ और काम में व्यस्त हुआ था, तो इसलिए पूरा बजट मैंने देखा नहीं। तो पूरे बजट का मैं बहुत विस्तार से चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन कुछ मामलों में सरकार ने जो काम पीछे किया है उसको और आगे बढ़ाने की योजना इसमें लाई। खासतौर पर पर्यटन है, और पर्यटन पे सरकार का जोर कहाँ है? धार्मिक पर्यटन जो पर। धार्मिक पर्यटन पर जोर है, धार्मिक पर्यटन पर जोर है। पूरे प्रदेश का शायद ही ऐसा, मैं तो अभी आपको उंगली पर गिना दूं 15-20 शहरों के नाम, शहरों के उससे केवल पर्यटन मतलब
स्थानीय या विदेशी आने वाले नहीं, जो देसी लोग हैं वही अपने धर्मस्थलों पर जा रहे हैं। जिन धर्मस्थलों पर जा रहे हैं उन धर्मस्थलों के में होटल इंडस्ट्री डेवलप हो रही, उसमें रोजगार कौन? स्थानीय लोग पा रहे हैं। तमाम खान पान की दुकानें नई बन रही हैं, तो खान पान में हलवाई कौन काम कर रहा है, खाना बनाने वाला कौन काम कर रहा है, उसमें बाकी लोग कौन काम कर रहे हैं, ये भी स्थानीय लोग। और उनमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो कोई हाई स्कूल फेल है, कोई कक्षा 8 फेल है, कोई पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ा है। तो जिनको कहीं और काम नहीं मिल सकता उनको उसमें काम मिल रहा है। इसको इसमें और विस्तार सरकार ने दिया है। ठीक है, सुरक्षा पर विस्तार है। राकेश जी आपके पास आऊंगी। पुलिस को ज्यादा पैसा 10 मिला, लाख पुलिस पर रोजगार सरकार का बहुत फोकस है। जी सर, आ रही हूँ मैं आपके पास। राकेश जी आपके पास आऊंगी। उनका फ्रेम शायद डिस्कनेक्ट दिखा रहा था, एक बार मेरी टीम से कंफर्म करती हूँ। क्या राकेश जी हमें कनेक्ट कर पा रहे हैं? राकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए 10 लाख रोजगार पर फोकस किया है योगी सरकार ने, क्या विपक्ष इससे सेटिस्फाइड है? नहीं, मैं अभी पीछे बात रह रही थी ना, मैंने कहा था पल्लवी सिंह से, इसीलिए कहा था कि रोजगार की स्थिति आज उत्तर प्रदेश में ये हो गई है कि घर घर जाकर के रोजगार बांट रहे हैं, रोजगार लेने वाले पैदा ही नहीं हो रहे हैं। अरे पल्लवी जी, जरा घर से निकल करके देखिए रोजगार की स्थिति क्या है, तब समझ में आएगा। वहां बैठ करके शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। आइए, अगर नहीं मिल रहे हो तो मुझे बता दीजिए, मैं कितने आपको भेजूं। 1000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, लाख चाहिए। 17 पेपर आउट आप लोग करा चुके। 17 पेपर आउट के बाद की इसे कहने वाले लोग ये कर रहे हैं, आप पेपर नहीं करा मिल रहे। बताइए लास्ट पेपर कब हुआ था? अब जाकर के चुनावी वर्ष आ रहा है तो थोड़ी नौकरियां देना शुरू कर रहे हो आप। उससे पहले 4 साल में कितने पद निकले? जरा मुझे डाटा बता दीजिए। पल्लवी जी, काउंटर है आपका। 4 साल का डाटा। रोजगार एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है पल्लवी जी, रोजगार एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। हम सारी दिशा में नवाचार कर लें। देखिए पूजा जी, इतनी बड़ी जनसंख्या में सबको नौकरी देना पॉसिबल नहीं होता। सरकार ने दूसरी तरीके से सोचा है, यहाँ पे लोगों को खुद अपना रोजगार बनाने के लिए भी उनको बोला जा रहा है। अब राकेश जी सुन तो लीजिए कम से कम, और रोजगार बिल्कुल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आखिरी साल में दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करती है और शुरुआत को भी रोजगार करने वाले, रील को भी आप लोग रोजगार कहने वाले लोग हैं। आपको चलने वाले को, जलेबी बनाने को रोजगार कहते हैं। आप तो रोजगार, वो व्यक्ति भी रोजगार कह दिया जो व्यक्ति सालों से अपना काम कर रहा, 6 पीढ़ियों से भी अपना काम कर रहा था, उसको भी आप अपने रोजगार में गिन ले रहे हैं। अगर किसी हलवाई की दुकान 6 पीढ़ियों से चल रही है, उस 6 पीढ़ियों से चलने वाली दुकान को भी आप अपने रोजगार में गिन ले रहे हैं। ये कौन सा तरीका है आपका? समझ में नहीं आता कि इसको भी रोजगार बना कर दिया। कोई व्यक्ति जो दूध का काम कर रहा है, दूध का काम 6 पीढ़ियों से चला रहा है, उसका दूध ने अपने दूध के आकर के डेयरी प्लांट बना लिया, तो आप उसको रोजगार में काउंट करने लगे। वाह, क्या तरीका है आपका। ये मैं आंकड़े पूछ रहा हूँ ना, आप आंकड़े बताइए ना मुझे। आप मुझे पिछले 4 साल के, मैंने पल्लवी पूजा जी इनसे सीधा ये क्वेश्चन किया, पिछले 4 साल में किस विभाग। राकेश जी आपका रुख मैं वापस से करूंगी, लेकिन इस बीच योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं।